नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है पॉलिटिकल साइंस 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की 5वें चैप्टर की इस वीडियो में। 5वां चैप्टर जो कि राइट्स यानी अधिकार की बात करता है और राइट्स यानी अधिकार को परिभाषित और व्याख्यात करने का यानी एक्सप्लेन करने का काम करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अधिकार का कॉन्सेप्ट जो है राजनीतिक सिद्धांत के विषय में क्यों जरूरी है, कितना महत्व रखता है और एक नागरिक के लिए अधिकार किस लेवल पर अहम है। तो आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। आपको चैप्टर 4 के एंड में, जो कि सोशल जस्टिस था, उसमें मैंने बता दिया था कि अगले चैप्टर में हम अधिकार को पढ़ेंगे और अधिकार क्या है इसके बारे में जानेंगे। अधिकार कहाँ से आते हैं, हमें कहाँ से अधिकार मिलते हैं जानेंगे। अधिकार क्या है से ज़्यादा जरूरी है कि अधिकार जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, अधिकार का महत्व क्या है इसे जानेंगे। अधिकार के विभिन्न प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स, इसे भी जानेंगे। और अधिकार और दायित्व, अधिकार है तो जिम्मेदारियां भी होंगी, और अधिकारी और जिम्मेदारियों में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, इसकी बात इस चैप्टर में होगी। ये मूल कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर का रहने वाला है। तो इन 5 पॉइंट्स पे आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा आधारित होगा। और अगर आप बुक लेके बैठे हैं और चैप्टर खोल लेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि सब कुछ इस राइट्स वाले चैप्टर के हिसाब से ही, 5वें चैप्टर के हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए समझेंगे। और बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सरफराज खान, आप देख रहे हैं ब्रेन स्पार्क ह्यूमैनिटीज, और आज की 11th पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थ्योरी की बुक का चैप्टर है राइट्स। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, अधिकार क्या है। हम अधिकार क्या है से समझेंगे कि अधिकार क्या है, आखिर इसका अर्थ क्या है। अधिकार को हम किस रूप में समझते हैं, राजनीतिक सिद्धांत के तौर पे और सामान्य एक स्टूडेंट और एक टीचर के तौर पे। तो देखिए, इसकी जो सामान्य परिभाषा है अधिकार की, वो है हकदारी या वैध दावा जिसका औचित्य सिद्ध हो। यानी कि एक ऐसा राइट, एक ऐसी वैलिडिटी, ठीक है, एक ऐसी वैलिडिटी, किसी चीज पे ऐसी वैलिडिटी जो फॉर्मल तरीके से सिद्ध हो चुकी है, फिक्स कर दी गई है। तो ऐसी हकदारी या ऐसा वैध दावा जो औचित्य पूर्ण तरीके से सिद्ध हो चुकी है। यानी कि अधिकार बताता है कि नागरिक, व्यक्ति, मनुष्य होने के नाते हम किस चीज पर हक रखते हैं या हम किस चीज के हकदार हैं। हम जिस भी चीज के हम हकदार हैं उस पर हमारा अधिकार है। अब ये अधिकार किस चीज पर है इसे हम धीरे धीरे समझेंगे। तो अधिकार वह चीज होती है जो हमें अपना प्राय समझते हैं। वह चीज हो अधिकार वह चीज जो हम अपना प्राय समझते हैं, यानी जो जिसे लेने का हम दावा कर सकते हैं, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। प्राय यानी रिसिप्ट आपकी जो आप प्राप्त कर सकते हैं, वही प्राय है जो आपके लिए ड्यू है। तो अधिकार ये चीज होती है। समाज इसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे। अगर वैध तौर से, वैलिड तरीके से अगर समाज इसे स्वीकार करता है तो वो आपका अधिकार बन जाता है, कोई भी अगर वो चीज होती है तो। अब इसमें अधिकार को समझने से पहले हमें एक और वर्ड को समझना पड़ेगा और इससे इसकी तुलना करनी पड़ेगी। अधिकार यानी राइट्स, इच्छा यानी कि आपका जो ख्वाहिश है, उसमें अंतर क्या है। ठीक है, इच्छा कभी अधिकार नहीं होती। यानी कि जो आप चाहते हो, जिस चीज की आप इच्छा करते हो, जिस चीज की आप ख्वाहिश करते हो, वो अधिकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिस चीज की आप इच्छा कर रहे हो उसके आप हकदार भी हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इच्छा क्या कर सकते हो, मैं स्कूल में अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। किसी भी स्टूडेंट की इच्छा हो सकती है, लेकिन अधिकार यह है कि स्कूल में सिर्फ स्कूल की यूनिफॉर्म ही अनिवार्य होती है। आप अपनी इच्छा से, अपनी पसंद से अपना कपड़ा, स्कूल में जो ड्रेस कंपटीशन डे होता है उस दिन आपको ये छूट दी जाती है, उस दिन आपको ये हक दिया जाता है कि भाई आप अपनी इच्छा से कोई भी ड्रेस पहन के आ सकते हैं, या एनुअल डे हो या आपका फेयरवेल हो, कोई स्पेशल डेज होता है उसमें स्कूल वाले खुद कहते हैं कि भाई आप अपने घर के कपड़े पहन के आ सकते हो, तो ही आपको वो परमिशन मिलती है वहां पे। ठीक है, वो राइट नहीं होती, परमिशन मिलती है। तो आपको परमिशन जब मिलती है तो कहीं ना कहीं आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन इच्छा को आप हर समय अपना अधिकार नहीं बना सकते। इस तरीके से इच्छा और अधिकार एक दूसरे से अलग है। अधिकार को सामाजिक वैधता मिलती है, कानूनी वैधता मिलती है, तब अधिकार बनता है। इच्छा वह होती है
जो आप अपने मन में सोच रहे होते हो कि मुझे ये करना है, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो इच्छा और अधिकार में फर्क ये समझ आता है। और अधिकार सीधे तरीके से आपकी वैध तरीके से, औचित्यपूर्ण तरीके से, सामाजिक और कानूनी तरीके से किसी चीज पर वैध हकदारी है, यानी हक आप दावा कर सकते हो कि भाई ये चीज जो है मेरी है या ये मैं कर सकता हूं। अब अधिकार की दो विशेषताएं हैं, महत्वपूर्ण दो विशेषताएं हैं, उसको समझते हैं। पहली विशेषता क्या है कि सम्मान और गरिमा के लिए अधिकार जरूरी है। देखिए, हमने समानता को पढ़ा, हमने सामाजिक न्याय को पढ़ा, दोनों में हमने सम्मान यानी डिग्निटी और रिस्पेक्ट के बारे में पढ़ा कि भाई हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा चाहिए। तो सम्मान और गरिमा कब मिल सकती है? जब आपके पास अधिकार हो। किस चीज का अधिकार हो? आजीविका का अधिकार, यानी रोजगार पाने का अधिकार हो। सम्मान जनक या सम्मान पूर्वक जीने के लिए आपके पास एक बेहतर रोजगार होना जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास एक बेहतर रोजगार होता है तब आप आर्थिक रूप से समानता प्राप्त करते हो, आप आर्थिक रूप से न्याय प्राप्त करते हो। और जब आप आर्थिक रूप से न्याय प्राप्त करते हो तो आप एक सम्मान पूर्वक जीवन जीते हो, जहां सम्मान और गरिमा दोनों चीज आपको मिलती है। तो सम्मान और गरिमा के लिए एक तो आपको आजीविका का अधिकार चाहिए, दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि रचनात्मक और मौलिक होने का मौका आपको मिले, यानी कि आप अपने आपके अंदर कोई भी कला है उसको आप स्पष्ट तौर पे सामने प्रकट कर सको। ठीक है, आपको आपकी अभिव्यक्ति को उजागर करने में ऐसी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए ताकि आप अपने सम्मान और गरिमा को प्राप्त ना कर सको। अभिव्यक्ति बेसिकली आपकी वो एक्सप्रेशन की फ्रीडम होती है जिसे आप किसी भी तौर पर अपने मन की बात को बाहर प्रकट कर पाते हो, चाहे वो लिखित रूप से कर पाओ, बोल के कर पाओ, या कोई चित्र वगैरह बनाए कर पाओ। किसी भी तरीके से आप अभिव्यक्ति करो, आप अपनी रचनात्मकता को प्रकट करो, और ये इसका मौलिक होना जरूरी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सम्मान और गरिमा के लिए जरूरी है। तो ये अधिकार भी आपको, अभिव्यक्ति का अधिकार जो अधिकारों के अंश में मिलता है। और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल नेचर का होना चाहिए राइट, यानी कि सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है और सभी लोगों को मिलना चाहिए, तभी सभी लोग सम्मान और गरिमा के साथ जी पाएंगे और सम्मान और गरिमा प्राप्त कर पाएंगे। तो पहली विशेषता अधिकार की हमने क्या समझी कि अधिकार किसके लिए? सम्मान और गरिमा के लिए जरूरी है। दूसरा, अपनी बेहतरी के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ को इनहेंस करने के लिए ये सबसे आवश्यक चीज है अधिकार। हमारी दक्षता यानी जो क्षमता है और जो हमारी प्रतिभा है उसको विकसित करने में जो मदद करता है वो कौन करता है? वो अधिकार करता है। यानी कैसे? अगर आपको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे, जब आप पढ़ाई कर पाएंगे तब आप तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, आपका कौशल बढ़ेगा, आपकी समझदारी बढ़ेगी किसी चीज को चुनने की, चाहे वो आपका राजनीतिक कैंडिडेट हो, चाहे आपका कोई प्रोफेशन हो, एजुकेशन साइट हो कि भाई आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, तो चुनाव करने में भी समझदारी आपकी बढ़ती है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आर्थिक समझदारी भी इस तरीके से बढ़ती है। ठीक है, किस कैंडिडेट को चुनना चाहिए, कौन आपके समाज और आपके क्षेत्र के लिए बेहतर है। तो इस तरीके से जब आप अधिकार आपको मिलता है तो आपका जीवन बेहतर होता है, और जीवन बेहतर करने के लिए अधिकार जरूरी होता है। तो अधिकार के ये दो आवश्यक तत्व हैं, अधिकार विशेषता है। अगर अधिकार ना मिले तो व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन नहीं मिल पाएगा, और ना ही सम्मान पूर्वक जीवन के साथ उसे गरिमा पूर्वक जीवन मिल पाएगी, और ना ही वो अपने जीवन को बेहतर कर पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट एक आप समझ लीजिए, बच्चे अधिकार को गलत अंदाजे से ले जाते हैं। तो नशीले पदार्थों का सेवन करना कि भाई मेरी चॉइस है, मैं इसको करना चाहता हूं, तो भाई ये अधिकार नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए जो है खतरनाक चीज होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जितनी भी नेगेटिव चीज है अगर आप उसको अधिकार मानो तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या ये समाज और आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार के लिए ठीक है। ठीक है तो अधिकार की श्रेणी में आप डाल सकते हो। जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए, सामाजिक माहौल के लिए गलत है, वो अधिकार
नहीं हो सकता। ठीक है, तो अधिकार की दो विशेषता हमने समझी। अधिकार की विशेषता का असल जीवन का अगर हम उदाहरण समझें तो आजीविका का अधिकार जो है, बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी मिलना बहुत जरूरी है। शिक्षा का अधिकार, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना, जिसको हम राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम भी मौलिक अधिकार में पढ़ेंगे अगली बुक में, उसको भी हम देखते हैं। तो कलाकार को अपनी कला दिखाने का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। तो ये अधिकार की विशेषता का असल जीवन का उदाहरण है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो अधिकार है वो आते कहाँ से हैं। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, ये आपकी बुक में 5.2 पॉइंट है। ठीक है, तो अधिकार के तीन महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, यानी तीन सोर्सेज हैं इसके जहाँ से अधिकार आते हैं। अब उन तीन सोर्सेज को हम धीरे धीरे समझते हैं ताकि हमें पता चल सके कि आखिर अधिकार हमें मिला तो मिला कैसे। ठीक है, वो अपनी वैलिडिटी पा कैसे रहा है। तो अधिकार की मुख्य पहला जो उसका स्रोत है वो है नेचुरल राइट, जो प्राकृतिक अधिकार है, जो प्रकृति के साथ जन्म के साथ ही हर इंसान को मिल जाता है। अब इस अवधारणा की जो मुख्य उदय है वो कब हुआ था? 17वीं 18वीं सदी के दौरान या सेंचुरी के दौरान ये विचार प्रकट हुआ था। तो राजनीतिक सिद्धांतकारों का तर्क था कि अधिकार प्रकृति या ईश्वर द्वारा प्रदान की गई चीज है जिससे जिसे कोई छीन नहीं सकता। समझ गए? तो राजनीतिक सिद्धांत का, पॉलिटिकल फिलोसोफरों का मानना था कि भाई अधिकार जो है वो नेचर की देन है, ये डिवाइन पावर ने इसको हमें दी है और ये इंसान को मिली है, तो जन्म से मिली है, कोई शासक इन्हें छीन नहीं सकता। ठीक है, तो ये प्राकृतिक अधिकार जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक आपका जीवन का अधिकार कि आप गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन जियो, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार, आप सम्मान और गरिमापूर्ण स्वतंत्र तरीके से अपना जीवन जियो, और संपत्ति का अधिकार कि आपकी संपत्ति को कोई व्यक्ति बेवजह आपसे छीन ना ले। तो ये तीन अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है, जिसे प्रकृति ने और ईश्वर ने खुद एक इंसान को दिया है और कोई भी शासक इन अधिकारों को छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो अधिकार का पहला स्रोत क्या है? प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का महत्व क्या है? तो शक्तिशाली अवधारणा है, ये बहुत शक्तिशाली अवधारणा है। शक्तिशाली अवधारणा क्यों है ये? जो ईश्वर द्वारा दिया जाता है वो कोई मानव शासक छीन नहीं सकता। जिस अधिकार को खुद ईश्वर ने दिया है तो उसको कोई छीन नहीं सकता। ये इस विचारधारा की बात है। ये विचारधारा इस बात को रखने की कोशिश करता है कि भाई अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार? वो तीन तरह के अधिकार, यानी कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ऐसे अधिकार है जिसे कोई भी शासक छीन नहीं सकता। ये बहुत शक्तिशाली अवधारणा है और स्वेच्छाकारी शक्ति का ये विरोध करता है। ऐसी शक्ति जो अपनी इच्छा को आप पे थोपने की कोशिश करती है। अब वो कौन है? राज्य की मनमानी से रक्षा। ठीक है, यानी कि ये ऐसी शक्ति का विरोध करती है जो प्राकृतिक अधिकार है, जो इन अधिकारों का विरोध करते हैं। किन अधिकारों का विरोध करते हैं? वो तीन प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करते हैं और उन अधिकारों पर राज्य की मनमानी या शासक की मनमानी को रोकने का काम करते हैं, उससे रक्षा प्रदान करते हैं। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा भी इससे होती है। किससे होती है? प्राकृतिक अधिकारों से होती है। असल जीवन में इसका रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो हमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1976 देखने को मिलता है, जहां पे लाइफ, लिबर्टी और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जैसी जो बातें जो हैं, जो थॉट्स हैं, वो निकलकर सामने आए थे इस संग्राम के अंदर कि भाई जीवन और जो स्वतंत्रता है और जो खुशी है, खुशी खोज है, वो प्राकृतिक आधारों पे आधारित है, इसे कोई छीन नहीं सकता। और वहीं फ्रांसीसी क्रांति में हमें देखने को मिलता है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जहां मानव अधिकारों की घोषणा हुई थी और कहा गया था कि मानव अधिकार जो हैं वो ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है प्राकृतिक अधिकार के। अब आधुनिक समय में समस्या क्या है प्राकृतिक अधिकारों को लेके? देखिए, समय के साथ साथ अगर कोई विचारधारा उत्पन्न होती है तो उसके आलोचक भी आ जाते हैं। तो अब आलोचना प्राकृतिक अधिकारों के किस आधार पर होती है?
तो इसमें आधुनिक समस्या ये आ गई है कि प्राकृतिक अधिकार शब्द कम प्रयोग होता है। क्यों प्रयोग होता है? कारण है इसमें ईश्वर और प्रकृति ने रचा है, इस वजह से इसकी आलोचना होती है, क्योंकि ये मानना मुश्किल है कि भाई ईश्वर ने कैसे रच दिया, कहाँ है, और नेचर कैसे किसी चीज को रच सकता है, कैसे किसी चीज को दे सकता है। नए नियम आदर्श मनुष्य ने स्वयं खोजे हैं, कोई प्रकृति ने कोई नियम कानून नहीं दिया है, ऐसा आधुनिक तौर पे जो इस प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना के दौरान आलोचक कहते हैं। तो अब यहाँ पे 3 इसकी आलोचना हुई है कि प्राकृतिक आधार अधिकार यानी नेचुरल राइट्स का जो प्रयोग है ना, असल जीवन में कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई इसको ईश्वर से जोड़ दिया गया है। जब जहाँ शासक है वहाँ ईश्वर कैसे आ गया, और नेचर से जोड़ दिया गया कि भाई नेचर कैसे कुछ कर सकती है, जबकि नेचर को ही कंट्रोल करने का काम जो है ह्यूमन करता है, और ह्यूमन ही खुद अपने लिए नियम कानून आदर्श बनाता है। तो जिस भी तरह के नियम कानून हैं वो सब मनुष्य ने खुद बनाए हैं, कोई प्रकृति या ईश्वर की देन नहीं है। इस तरीके से प्राकृतिक अधिकार की आलोचना होती है। तो एक सवाल मैंने आपको दिया है, 2 नंबर के रूप में दिया है कि प्राकृतिक अधिकार होते क्या हैं। तो ये देखो, ये जन्म से मिले हुए होते हैं, ईश्वर या प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए होते हैं, और मानव शासक इन्हें छीन नहीं सकता। ये ऐसे अधिकार होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया कि आपके जीवन जीने का अधिकार, आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार, आपकी संपत्ति का अधिकार, इन 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के तहत महत्व दिया गया है। इस तरीके से जब आप अपना आंसर लिखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट टीचर की नज़र में, एग्जामिनर की नज़र में क्लियर माना जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अब सेकंड सोर्स ऑफ राइट जो है वो मानव अधिकार है। दूसरा स्रोत है कि अधिकार कहाँ से आया है। मानव अधिकार से अधिकार की उत्पत्ति हुई है। अब इस अवधारणा, मानव अधिकार की अवधारणा की जो उत्पत्ति है वो आधुनिक युग में मानी जाती है, और प्राकृतिक अधिकार की जगह मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स ने ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि प्रकृति, ईश्वर से जुड़ना लोगों को अस्वीकार्य लगता है कि भाई कैसे कोई अधिकार ईश्वर से जुड़ सकता है, कैसे कोई गॉड पावर दे सकता है, या नेचर कैसे पावर बांट सकती है, राइट्स बांट सकती है। तो इस बात को लोग अस्वीकार करते हैं। तो एक मानव अधिकार की अवधारणा उभर कर सामने आई आधुनिक युग में, और मानव अधिकार की अवधारणा ने क्या कहा, मनुष्य ने स्वयं खोजे पाए अच्छे जीवन के लिए अधिकार, यानी कि अच्छे जीवन के लिए मनुष्य ने खुद इस तरह के अधिकारों को खोजा है और प्राप्त किया है। अब चाहे नेचर के द्वारा प्राप्त किया हो या नेचर से निकाला हो उन्होंने, उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये मानव अधिकार है। कौन से मानव अधिकार? वही 3, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये मानव के अधिकार है, और हर मानव को ये अधिकार मिलना चाहिए। ये मानव अधिकार जो विचारधारा है इस बात को रखने का काम करती है। अब मानव अधिकारों का जो है उपयोग कहाँ होता है? देखो, नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, वर्ग के आधार पर कहीं भी असमानता होती है और कहीं भी भेदभाव होता है, तो उनको चुनौती देने का काम कौन करता है? मानव अधिकार करता है। उत्पीड़ित लोग कानून को चुनौती देने के लिए मानव अधिकार का उपयोग करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, और एज अ ह्यूमन हमें ये राइट मिलने चाहिए जो हमें नहीं मिल रहे हैं, और फिर वो कानून को चुनौती देते हैं, और जो उनका जुडिशियल सिस्टम होता है वो उन्हें वो अधिकार प्रदान करने का काम करता है, अगर वो असल रूप में सच में उनके जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो मानवता की पुनर्व्याख्या करने का काम करता है, रीडिफाइन या एक्सप्लेनेशन देता है ये ह्यूमैनिटी की जो मानव अधिकार है, कि सबको शामिल करने का जो संघर्ष है वही मानव अधिकार है। मानव अधिकार है सभी मानवों को शामिल करके चलना, और सबके बीच में से जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको दूर करना, और सभी को सभी का अधिकार प्रदान करने का काम करना। इस तरीके से मानव अधिकार जो है मानवता की पुनर्व्याख्या करता है। अब मानव अधिकार की मूल मान्यता क्या है, इसका फंडामेंटल क्या है, इसका बेसिस क्या है? तो बेसिक है, सभी लोग मनुष्य होने के नाते कुछ चीज़ों के हकदार है, कुछ चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए। भाई अगर एक व्यक्ति इंसान के, एक प्राणी इंसान के तौर पे उत्पत्ति ली है, उसने जन्म लिया है इस धरती पे, तो उसको कुछ चीज़ों का हक तो मिलना ही चाहिए। अब क्या मिलना चाहिए? हर मनुष्य विशिष्ट और समान महत्व का है, स्पेशल भी है और इक्वल भी है। आंतरिक मूल्य जैसे कि सभी मनुष्य समान, कोई एक दूसरे का नौकर नहीं है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई किसी भी आधार पे देखो कुछ बताता हूं मैं आपको कि इंसानों को अलग अलग आधार पे ना बांटा गया है इस धरती पे, काफी रूप में काफी तरह के इंसानों का शोषण किया गया है। ठीक है, चाहे वो रंग के आधार पे अफ्रीकी लोगों का किया गया हो, जाति के आधार पे ऐतिहासिक रूप से पिछड़े लोगों का क्या हो, लिंग के आधार पे महिलाओं का क्या हो गया हो, भाषा के आधार पे दूसरे क्षेत्र के लोगों का क्या हो गया हो, स्थान के आधार पे किया गया हो। तो इसी तरीके से जो है आंतरिक मूल्य क्या कहता है मानव अधिकार का कि सभी मनुष्य एक समान है, कोई एक दूसरे का गुलाम नहीं है। लेकिन जब ये भेदभाव होता है इन आधारों पे तो वहां हमें कहीं ना कहीं गुलामी की, स्लेवरी की जहर झलक दिखाई देती है। इसीलिए इस तरह की विचारधारा जो है उत्पन्न होती है। तो स्वतंत्र रहने और संभावना साकार करने यानी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने और खुद की लाइफ को फ्री रखने के लिए जो है मानव अधिकार महत्वपूर्ण है लोगों के जीवन में। और मानव अधिकार कहता है कि अधिकार जो है लोगों को मिलना चाहिए, समान रूप से मिलना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र का इसमें योगदान है मानव अधिकार में, स्रोत के तौर पे जो ये सोर्स है मानव अधिकार का, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल तौर पे इसे डिक्लेयर किया गया था मानव अधिकार को 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। विश्व समुदाय ने सामूहिक रूप से इसे स्वीकार किया था कि भाई सभी मनुष्य समान है, कोई एक दूसरे का गुलाम नहीं है। दुनिया ने स्वीकार कर लिया था इसे वर्ल्ड लेवल पर 10 दिसंबर 1948 में। गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी सभी के लिए आवश्यक है और कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गरिमापूर्ण और आत्मसम्मान को छीन नहीं सकता। ठीक है, वहीं अब मानव अधिकार के असल जीवन के उदाहरण के बारे में बात करें तो जो मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल को अपने कॉन्सेप्ट में जोड़ने का काम करता हूं। ये इसलिए जोड़ता हूं ताकि आपको असलियत असल में समझ आ पाए, आप उसे महसूस कर सको। देखो, जो स्लेवरी सिस्टम था जिसे दास प्रथा बोलते हैं उसका खात्मा किया गया, उसे एंड किया गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये मानव अधिकार संघर्ष की सफलता ही दिखाता है। महिला अधिकारों का आंदोलन यानी महिलाओं को हर तरह के अधिकार प्राप्त नहीं थे जो पुरुषों के थे, लिंग आधारित उनके साथ भेदभाव होता था और मानव अधिकारों की घोषणा होने के बाद उन भेदभावों को चुनौती मिली और उनका खात्मा करने की कोशिश आज भी जारी है। नागरिक अधिकार आंदोलन यूएसए में दिया गया, जो नस्ल आधारित भेदभाव होता था उसे नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद खत्म किया गया। तो मानव अधिकारों का विस्तार कैसे दिखता है कि आज भी मानव अधिकार जीवित है और आगे भी ये चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि मानव अधिकारों के लिए नए नए खतरे बने हुए हैं। तो नए खतरे अगर उनके अधिकारों पर उत्पन्न होते हैं तो फिर नए अधिकारों की मांग भी उत्पन्न होती है। अब नए खतरे कैसे? कि पर्यावरण का संरक्षण यानी इन्वायरमेंट को सेफ रखने की बात, क्योंकि इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं हमारे बेहतर जीवन से जुड़ा हुआ है। तो स्वच्छ हवा, शुद्ध जल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी एक इंसान का मौलिक और मानव अधिकार है। ठीक है, तो नागरिक नई जागरूकता भी फैलाना जो है ये मानव अधिकार है। बच्चों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, अलग अलग तरह के अधिकार उत्पन्न होते जा रहे हैं और ये मानव अधिकार का विकास करने का काम करता है। देखो, हम साइबर युग में आ गए हैं, हम एआई के युग में आ गए हैं, तो इस तरह के अधिकारों की आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी और मानव अधिकार हमारे अधिकारों के विकास को, विस्तार को इसी तरीके से करता रहेगा। देखिए, मानव अधिकार को लेके मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दिया है। इसको नेचुरल राइट और ह्यूमन राइट में मैंने कुछ डिफरेंसेस समझाने के रिगार्डिंग क्वेश्चन रखा है, जैसे प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार में अंतर समझाओ। देखो, प्राकृतिक अधिकार शॉर्ट में समझे तो ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और मानव अधिकार जो मनुष्य के द्वारा खुद खोजा गया है। प्राकृतिक अधिकार की जो उत्पत्ति हुई थी 17वीं 18वीं सदी में हुई थी और मानव अधिकार की उत्पत्ति जो आधुनिक युग में हुई है ये 20वीं सदी की खोज है। दोनों का उद्देश्य क्या है? समान उद्देश्य है, मानव गरिमा की रक्षा करना, मानव के सम्मान की रक्षा करना। और यूनाइटेड नेशन के घोषणा यानी डिक्लेरेशन 1948 में मानव अधिकारों को सार्वभौम स्तर पर यानी यूनिवर्सल लेवल पर मान्यता दी गई थी। अब हम कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता की बात करते हैं, जो कि अधिकार का तीसरा स्रोत है। ये थर्ड सोर्स ऑफ राइट इसे हम बोल सकते हैं, जो है लीगल राइट और स्टेट पावर। ठीक है,
तो इसकी मुख्य अवधारणा क्या है कि मानव अधिकारों की नैतिक अपील काफ़ी नहीं, कि भाई बस सिर्फ बोल देना कि ह्यूमन को ये राइट मिलना चाहिए और एक ह्यूमन होने के नाते ये राइट ज़रूरी है मानव के लिए, ये बोल देना काफ़ी नहीं है। इसको सफल बनाने के लिए, इस सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए सरकारों को और कानून का इसको समर्थन करना चाहिए, यानी कि राज्य को कानून के द्वारा इन अधिकारों को संरक्षित करना चाहिए। इन अधिकारों की कानूनी मान्यता बहुत जरूरी है। जब अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल जाती है तो अधिकार पूर्ण रूप से जो है अधिकार कहलाते हैं। अब इसके लिए हम समझते हैं कि संवैधानिक अधिकार क्या होता है। संविधान द्वारा जो भी अधिकार दिया जाता है वो संवैधानिक अधिकार होता है, और संविधान क्योंकि किसी भी देश का संविधान उस देश का सर्वोच्च कानून होता है, और वो सर्वोच्च कानून कुछ खास अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देता है बुनियादी महत्व के आधार पे। तो बुनियादी महत्व क्या है कि भाई बुनियादी महत्व वही है कि ये नेचुरल है और ये ह्यूमन है, ठीक है, ये नेचुरल है और ह्यूमन राइट है, ये इसके बुनियादी महत्व है। और उस बुनियादी महत्व को कानूनी महत्व देने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने के लिए उसको संविधान में एक खास जगह देनी जरूरी है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या की गई है, जो कहीं ना कहीं हमारे एक भारतीय होने के नाते हमारे अधिकारों को संरक्षित और व्याख्यात करने का काम करता है, एक्सप्रेस करने का काम करता है कि हमें किस तरह के अधिकार भारत में भारतीय नागरिक होने के नाते मिलते हैं। तो कानूनी अधिकार और राज्य स्टेट पावर भी जो है अधिकारों का एक सोर्स है, क्योंकि वो उसको वैलिडिटी देने का काम करता है, वैधता देने का काम करता है लिखित तौर पे। तो आप समझते हैं कि देखो भाई, कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता जो है इसमें आपका हमने पढ़ा और समझा कि अधिकार जो है संविधानों में लिखा जाता है और इसको कानूनी वैधता दी जाती है। लेकिन संविधान में अधिकार को आखिर शामिल क्यों किया जाता है, ये सवाल बहुत जरूरी है। देखो, बुनियादी महत्व के लिए पहला पॉइंट जो है, बुनियादी महत्व के लिए अधिकार को संविधान में शामिल किया जाता है। सभी कानूनों को इनका सम्मान करना जरूरी है, और ये बाध्यता उन कानूनों पर डालने के लिए ही संविधान में अधिकारों को डाला जाता है। संविधान में जब एक बार अधिकार लिखित रूप से शामिल हो जाते हैं तो खुद संविधान उन अधिकारों का सम्मान करता है, क्योंकि ये बुनियादी अधिकार होते हैं। और जब एक बार किसी संविधान में अधिकार शामिल हो गए तो उसके बाद उस राज्य में या उस राज्य के शासक कोई भी कानून बना ले, उन कानूनों को, उन अधिकार का सम्मान करना पड़ेगा। भारतीय संविधान के तहत मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि आज के टाइम पे जो भी सरकार भारत में कोई भी कानून बनाती है, वो कानून बनाते समय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन ना करे, इस बात की वो कठोर जांच करती है कि उनका जो अधिकार, जो भी कानून उनके द्वारा बनाया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार बनाए, चाहे राज्य सरकार बनाए, या कोई भी जो विनियम है, रेगुलेटरी है, या निचली जो भी कानूनी संस्था है वो कानून बनाने का काम करती है, कोई भी नियम कानून बनते हैं या कोई भी सर्कुलर जारी होता है, वो मौलिक अधिकारों को ध्यान में रख कर जारी किया जाता है। अदरवाइज इस तरह का कोई भी नियम कानून या आदेश अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। तो यही बात यहाँ दिखाता है कि ये बुनियादी महत्व है, सभी कानूनों को इनका सम्मान करना होगा, नहीं करेंगे तो वो कानून अपने आप रद्द हो जाएंगे। उन्हें रद्द करने का शक्ति जो है संविधान द्वारा न्यायपालिका में दी जाती है। वहीं दूसरा जो इसका महत्व है कि भाई अधिकारों को संविधान में शामिल क्यों किया जाता है, देश के इतिहास और परंपरा को ध्यान में रखकर ही जो है काफी अधिकारों को संविधान में शामिल किया जाता है। अब क्यों? क्योंकि उस देश में विशिष्ट समस्याओं को खत्म करना होता है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि अलग अलग तरह के भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं। हम आज भी जाति आधारित भेदभाव देखते हैं, उनकी खबरें सुनते हैं। हम धर्म आधारित भेदभाव देखते हैं, उनकी खबरें सुनते हैं। हम क्षेत्र और भाषा आधारित भेदभाव देखते हैं और उनकी खबरें सुनते हैं। उदाहरण के तौर पे सिंपल सा है कि भाई कोई भी बिहार और यूपी का व्यक्ति अगर मुंबई में काम करने जाता है और वो रिक्शा चलाता है, वो छोटा मोटा मजदूरी वाला काम करता है, और उसे अगर मराठी बोलनी नहीं आती है तो भाषा के आधार पे वहाँ उनके साथ
बहुत तरह का भेदभाव होता है। इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिलती है। वो साफ कहते हैं मराठी लोग कि अगर आप मराठी नहीं बोलोगे तो आपको यहाँ रहने का यानी महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन विशिष्ट समस्याओं को दूर करने के लिए मौलिक अधिकार या अधिकार संविधान में दिए गए हैं। अब संविधान में एक आपको अधिकार है आवागमन का अधिकार, कि आप देश के किसी भी क्षेत्र में जहां सामान्य व्यक्ति जा सकता है वहां घूमने का, बसने का अधिकार है। और यह अधिकार कोई भी नागरिक आपसे नहीं छीन सकता। खुद आपसे कुछ उचित प्रतिबंध है उसके आधार पर शासन आपसे छीन सकता है। ठीक है, तो ये समस्या काफी तरह की समस्या है और इन समस्याओं को दूर करने के लिए, इन विशिष्ट समस्याओं को जो ऐतिहासिक भी हैं और जो आधुनिक भी हैं, उनको दूर करने के लिए अधिकारों को संविधान में डालना जरूरी है। अब इसमें हम भारत का उदाहरण ले लेते हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन होता था अनटचेबिलिटी के आधार पे, तो उस अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो है संविधान में अनुच्छेद 17 डाला गया और ये सामाजिक कुप्रथा को खत्म करने का काम करता है, छुआछूत को खत्म करने का काम करता है और ये कानूनी मान्यता इससे प्राप्त है क्योंकि ये एक संवैधानिक अधिकार है। अब कानूनी मान्यता किसी अधिकार को मिल जाती है तो उसका महत्व क्या है? देखिए, किसी भी अधिकार को कानूनी मान्यता मिल जाती है तो उस अधिकार को समाज में विशेष दर्जा मिल जाता है। कानूनी मान्यता मिलने से ही सब कुछ नहीं होता है, अधिकारों का जो है विस्तार भी होना जरूरी है, उसकी पुनर्व्याख्या भी जारी रहती है। अब देखो, एक सरकार ने संविधान में के तहत आपको एक नया अधिकार दिया। अब अधिकार तो आपको मिल गया, कानूनी मान्यता तो मिल गई, लेकिन वो कानूनी मान्यता है किस लेवल पर? जब उसका आपका कोई अधिकार हनन होता है तो आप न्यायपालिका जाते हैं और न्यायपालिका में जब जाते हैं तो उस अधिकार का वहां विस्तार होता है और उसकी पुनर्व्याख्या होती है, यानी कि उसको रीडिफाइन किया जाता है। अब उदाहरण के तौर पे जीवन जीने का अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार है, इसको शुरुआती तौर पे जब भारत आजाद हुआ था, संविधान लागू हो गया था, देश में संविधान का शासन हो गया था, तो माना जाता था कि अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार है वो केवल एक व्यक्ति को जीवन तक ही सीमित है। कोई व्यक्ति जीवित है तो जीवित है, वो सांस ले रहा है, वही उसका अधिकार है। लेकिन समय के साथ साथ कोर्ट में मामले आते गए और कोर्ट उसको डिफाइन करता गया। कोर्ट ने कहा कि भाई, एक व्यक्ति का गरिमापूर्ण और सम्मान के साथ जीवन जीना भी जीवन जीने के अधिकार या राइट टू लाइफ का हिस्सा है, उसकी डिग्निटी भी उसकी राइट टू लाइफ का हिस्सा है। इसके अलावा स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा भी एक व्यक्ति के जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है। इसके अलावा शिक्षा पाने का अधिकार भी एक व्यक्ति के जीवन के अधिकार का हिस्सा है। और हाल ही में दो नए जीवन के अधिकार आपके साथ जुड़े हैं हमारे संविधान में, व्याख्या के दौरान उसको जोड़ा गया है कि मेंस्ट्रुएशन यानी कि जो मासिक धर्म है, स्वच्छ मासिक धर्म का अधिकार भी अब संविधान में जुड़ चुका है, जिसकी व्याख्या न्यायपालिका ने किया कि यानी एक जो लड़की होती है जो उसे मासिक धर्म होता है, उसकी वजह से उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हर वर्ग के लोग जो है इतने कैपेबल नहीं है जो उस बीमारी को समझे या उस बीमारी का जो है समाधान करें। सॉरी, ये बीमारी तो नहीं है, मैं गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो ये समस्या है, हर महीने जो एक समस्या महिला को उत्पन्न होती है, उस समस्या से जो उसका रूटीन जो है बिगड़ जाता है, तो वो रूटीन ना बिगड़े, वो हेल्दी रहे, इसका जिम्मा भी अब सरकार को दिया गया है। और सरकार को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो भी बच्ची, ये लड़की 14 वर्ष तक है, उसके मासिक धर्म का ख्याल भी सरकार को रखना पड़ेगा और उसका मासिक धर्म हेल्दी हो, हेल्दी मेंस्ट्रुएशन हो, उस दौरान उसको कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ ना हो, तो ये सरकार इस पर निगरानी रखेगी। लाइक उनको इंफॉर्मेशन देना, उनको इन्फॉर्म करना, उनको सैनिटेशन देना, साफ सफाई का एनवायरनमेंट रखना, उनको पैड्स प्रोवाइड करना, टॉयलेट को क्लीन रखना ताकि वो बीमार ना हो। तो ये एक मौलिक अधिकार बन चुका है एक महिला का, एक बच्ची का, ताकि वो अपनी शिक्षा के अधिकार को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये कैसे आया है? ये व्याख्या के आधार पे आया है। और हाल ही में न्यायालय ने एक और मौलिक अधिकार जो है राइट टू वॉक फ्रीली, कि आप फुटपाथ, वॉक फ्रीली ऑन फुटपाथ, कि एक व्यक्ति
स्वतंत्र रूप से फुटपाथ पर फ्री मुक्त होकर चल सके, ये भी एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, क्योंकि बड़े बड़े वाहनों ने फुटपाथ को भी अपनी जागीर समझ ली थी और अपने चलने का रास्ता समझ लिया था। तो न्यायालय ने जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार को डाला है और स्वतंत्रता आवागमन के अधिकार के तहत इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाला है। तो धीरे धीरे नए नए मामले न्यायालय में आते हैं और नए नए अधिकारों की व्याख्या होती है और विस्तार इसी तरीके से होता है। तो कानूनी महत्व बहुत है, लेकिन सिर्फ कानूनी महत्व तक ही अधिकार सीमित नहीं है, उसका विस्तार और पुनः व्याख्या भी जारी रहती है और यही राज्य सत्ता और न्यायपालिका का कार्य होता है। तो हमने 3 स्रोत समझे किसके अधिकार के। पहला स्रोत प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट, दूसरा स्रोत आपका ह्यूमन राइट, मानव अधिकार, और तीसरा स्रोत जो अधिकार का है कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता, यानी जब कानूनी रूप से अधिकार को मान्यता मिल जाती है। चलिए इस चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं और थोड़े कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। देखिए, असल जीवन के अधिकार उदाहरण भी मैंने दिए हैं, हालांकि मैंने पहले आपको कुछ उदाहरण दे दिए, वो एक्स्ट्रा उदाहरण थे जिन्हें मैंने हाल ही में पढ़ा था नोट्स बनाने से पहले। तो भारतीय संविधान ने 1950 में मौलिक अधिकार हमें दिया और इसके अंदर हमें 6 अधिकार मिले हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम एक एक करके अगले बुक में पढ़ेंगे, आपकी जो दूसरी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। तो और ये अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक डिफाइन है, 12 to 35। और इसमें क्या है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और शैक्षणिक संस्था बनाने के लिए जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार। तो काफी तरह के अधिकार है और इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए उपचार का अधिकार भी संविधान में मौजूद है। इसके अलावा सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 जो कानूनी मान्यता के बाद और शक्तिशाली अधिकार बना है कि आप जिस तरह की इंफॉर्मेशन अपने शासक से चाहते हैं या किसी ऐसी संस्था से चाहते हैं जो एक पब्लिक इंफॉर्मेशन रखता है, तो इस अधिकार के तहत आप उससे जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा 2009 में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जहां इस बात को सुनिश्चित किया गया आधिकारिक तौर पे कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य यानी कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि वो एक सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण जीवन को स्थापित कर सकें। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट से मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया थर्ड सोर्स पे कि कानूनी अधिकारों का महत्व समझाओ। देखो, सरकार और कानून का समर्थन अधिकार के लिए जरूरी है, वही कानूनी अधिकार बनता है। संवैधानिक मान्यता भी जरूरी है। बुनियादी महत्व जो है वो अधिकारों को देने का काम करता है, जैसे कि भारत में मौलिक अधिकार। अन्य कानूनों को इनका सम्मान करना होता है। जब संवैधानिक महत्व अगर अधिकारों को मिल जाता है तो अन्य कानून उन अधिकारों का सम्मान करते हैं। और उदाहरण अभी हमने पीछे समझा, फिर समझ लेते हैं। जो भारत में मौलिक अधिकार है 12 से 35 तक अनुच्छेद में, वो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीली वॉक ऑन फुटपाथ, इस तरीके राइट टू हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल हेल्थ, ठीक है। तो काफी तरह के राइट है, राइट टू क्लीन वाटर, और इस तरीके से हम अधिकारों के कानूनी महत्व को समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक मेजर पॉइंट पे आगे, अधिकार और राज्य की जिम्मेदारी। जो अभी हमने पीछे समझा है, कानूनी संरक्षण जो है अधिकार को मिलना बहुत जरूरी है, कानूनी मान्यता जो है अधिकार को मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कानूनी मान्यता मिल जाती है फिर उसके बाद राज्य की जिम्मेदारी क्या होती है उन अधिकारों के प्रति, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, राज्य का ना 2 तरह का दायित्व होता है, ठीक है। अब 2 तरह का दायित्व किस किस तरह का होता है? एक सकारात्मक दायित्व होता है, एक नकारात्मक दायित्व होता है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन और नेगेटिव ऑब्लिगेशन। सकारात्मक दायित्व यानी कुछ देना, नकारात्मक दायित्व कुछ ना करना, रुक जाना। यानी सकारात्मक दायित्व में शिक्षा देना, जीवन जीने का अधिकार देना, आजीविका का अधिकार देना, कुछ देना। राज्य स्कूल खोले शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए। राज्य ऐसे कानून बनाए जिससे कि एक व्यक्ति अपने जीवन को गरिमापूर्ण, सम्मानपूर्ण, बिना भय के, बिना डर के जी सके। लाइक उसे चलते हुए ये डर ना हो कि कोई उसकी हत्या कर दे, कोई चोरी चकारी कर ले, है ना।
तो इस तरह का जीवन जीने के अधिकार को पूर्ण करने के लिए ये राज्य पे सकारात्मक दायित्व है। और आजीविका का अधिकार पूर्ण करने के लिए रोजगार जैसे जो है योजनाओं को चलाना, लाइक मनरेगा जो कि बीवी रामजी बन गई है, बीवीजी रामजी बन गई है, ठीक है, जिसके बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था इसी वीडियो में, सॉरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था, सोशल जस्टिस की वीडियो में, मनरेगा जो कि वीवीजी रामजी बन चुकी है, हाल ही में बनी है और 2026 में ही बनी है, संशोधन के दौरान बनी है। अब ये तो हो गया सकारात्मक दायित्व कि सरकार को आपके अधिकारों को पूर्ण करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब आपके अधिकारों को पूर्ण करने के लिए सरकार को कुछ नहीं करना है, ये नकारात्मक दायित्व है। स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य मनमाने ढंग से आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता। भाई कोई भी आर्बिट्रेरी एक्शन नहीं ले सकता, आपको आर्बिट्रेरी तरीके से डिटेन नहीं कर सकता, ये राज्य का दायित्व है ताकि आपकी स्वतंत्रता का अधिकार जो है बरकरार रहे। वहीं आपको अरेस्ट करने से, गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना जरूरी है ताकि आपका अधिकार सुरक्षित रहे, आपको कारण बताना जरूरी है ताकि आपका अधिकार सुरक्षित रहे, और राज्य की सत्ता पर अंकुश लगाना यानी कंट्रोल करना भी जो है एक नकारात्मक दायित्व है किसका, राज्य का, ताकि व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन ना हो सके राज्य द्वारा। तो दो तरह के दायित्व होते हैं राज्य के, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, जिसमें राज्य एक में कुछ करता है और एक में कुछ करने से रुकता है, ठीक है। हालांकि राज्य सर्वोच्च है, सबसे बड़ी पावर उसके पास होती है, सब कुछ देखने की, निगरानी रखने की, चलाने की, तो राज्य अपने लिए नहीं, व्यक्ति के हित के लिए, जनता का ज्यादा महत्व देखता है और सत्ताधारी सरकार को उनके कल्याण के लिए काम करना होता है। जब सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति अपने अधिकार का, अपनी स्वतंत्रता का अनुचित उपयोग कर रहा है तो वो उसके अधिकार को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन वो मनमाने ढंग से नहीं होनी चाहिए। शासक जवाबदेह होगा, कानून को सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से हमने अभी समझा कि भाई राज्य के जो है अधिकार के प्रति दो महत्वपूर्ण दायित्व हैं। अब इसका असल जीवन में उदाहरण हम समझते हैं कि देखो भाई, सकारात्मक काफी सारे मैंने अभी ऑलरेडी बता दिए हैं। फिर एक और है कि सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की है, जो स्वच्छता का अधिकार आपको, राइट टू हेल्थ का अधिकार आपको देता है कि फ्रीली आप अपना ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा आप करवा सको। तो ये सरकार ने कुछ किया है। नकारात्मक क्या है, डी.के. बासु केस में एक गाइडलाइन जारी की गई थी, डी.के. बासु गाइडलाइंस जिसे कहते हैं 1997। उसमें क्या कहा गया था कि मनमाने तरीके से जो है राज्य की शासन व्यवस्था जो है, पुलिस सिस्टम जो है, वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसी गिरफ्तारी से व्यक्ति को रक्षा मिलनी चाहिए। तो ये नकारात्मक दायित्व दिखता है। तो अधिकार राज्य पर दायित्व कैसे डालता है ये आपने सीख लिया, और इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप साफ कह सकते हैं सकारात्मक दायित्व डालता है कि सरकार को कुछ करने के लिए कहता है, नकारात्मक दायित्व डालता है कि सरकार कुछ ना करे, और राज्य जो भी करे वो जनता के हित के लिए करे, या कुछ करे या ना करे वो भी जनता के लिए हित के लिए होना चाहिए। शासक हमेशा जवाबदेह होना चाहिए और कानून को लागू करने के लिए वो लोगों की भलाई देखना उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि राज्य पर दायित्व वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, जो अधिकार के प्रति राज्य पर डलती है। अब समझते हैं हम अधिकारों के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ राइट या काइंड्स ऑफ राइट। कितने प्रकार के अधिकार आखिर एक नागरिक को मिलते हैं, एक ह्यूमन को मिलते हैं। तो देखिए, पहला जो अधिकार होता है वो राजनीतिक अधिकार होता है। राजनीतिक अधिकार के रूप में, यानी पॉलिटिकल राइट के रूप में एक अधिकार एक मनुष्य को मिलता है। अब इस अधिकार की मुख्य अवधारणा क्या है, भी क्यों दिया जाता है, इसका है क्या आखिर ये। तो जो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत जो हुई है उसमें राजनीतिक अधिकारों से ही हुई है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री सबसे पहले अपने सिटीजन्स को, अपने जो भी नागरिक हैं उन्हें ये वाला अधिकार तो देती है, तभी वो एक लोकतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक देश कहलाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत जो है राजनीतिक अधिकारों से होती है। कानून के समक्ष सब बराबर होते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में सबकी एक समान
भागीदारी होती है। यानी कि कानून किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानता और कोई जो है राजनीतिक प्रक्रिया में कोई ये नहीं कि अहम भूमिका ले सकता है और किसी से उसको छीना जा सकता है। सब कानून के समक्ष बराबर है और पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर हर एक व्यक्ति पार्ट ले सकता है। पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है, देखिए राजनीतिक अधिकार में क्या क्या शामिल होते हैं। वोट देने का अधिकार, कि एक व्यक्ति जो है, एक नागरिक जो बन जाता है वो निश्चित आयु के बाद उसको जो है अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिल जाता है। भारत में 18 वर्ष की आयु के बाद हर एक व्यक्ति अपना जो है वोटर आईडी कार्ड बना लेता है और बनाने के बाद वो अपकमिंग जो आने वाले चुनाव है उसमें भाग लेके अपने प्रतिनिधि को चुन सकता है। ये अधिकार उससे कोई नहीं छीन सकता। चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कि खुद प्रतिनिधि बनने का अधिकार, ये भी राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति एक निश्चित आयु और जो कंडीशन है प्रतिनिधि बनने की, उन कंडीशन को फुलफिल करता है तो वो उस अधिकार को प्राप्त करता है और कोई व्यक्ति या कोई शासन उससे ये अधिकार नहीं छीन सकती। राजनीति पार्टी बनाने या किसी भी राजनीति पार्टी में शामिल होने का अधिकार भी हर व्यक्ति को समान रूप से भारत में या किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मिलता है। ठीक है, सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार जो है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है नागरिकों को दिया जाता है। और भारत की मैं बात करूं तो आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप अपनी बात को आलोचनात्मक तरीके से भी रख सकते हो और इसको लेके हाल ही में एक केस भी आया है और ये केस महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को जो है गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट मुर्दाबाद के नारे लगाने की वजह से शहर से 1 साल के लिए बेदखल या निकाला कर दिया था। उसको ये बोल दिया था कि 1 साल तक आप शहर में दिखोगे तो आपके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो उसने क्या किया भाई, सरकार की आलोचना की। जो हमारे गृह मंत्री है वो सरकार का हिस्सा है और उसने क्या किया, एक पॉलिटिकल पार्टी की आलोचना की जो कि भारतीय जनता पार्टी है। और इस तरह की आलोचना करने पे पुलिस ने क्या किया कि भाई उससे उस एरिया में रहने का अधिकार छीन लिया और उसे बोला कि भाई आप यहाँ से बाहर हो जाओ, आप बाहर नहीं होगे तो हमें मजबूरन आप पे कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुलिस को कहा कि भाई आप किसी भी व्यक्ति से सिर्फ इस आधार पे उसका जो है मौलिक आलोचनात्मक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं छीन सकते कि वो किसी सरकार की आलोचना कर रहा है या किसी राजनीतिक दल की आलोचना कर रहा है। जो राजनीतिक दल या सरकार का जो निधि मंत्री है वो देश नहीं है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के पास अपना मौलिक आलोचनात्मक अधिकार है और वो अपने इस अधिकार का उपयोग करके किसी भी सरकार, किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी व्यक्ति की आलोचना कर सकता है, बशर्ते वो आलोचना जो है वो सत्य हो। सत्यात्मक आलोचना जो है वो जायज है। ठीक है, तो कुछ प्रतिबंध दिए गए हैं, उन प्रतिबंधों को आप पूर्ण करते हुए अपने अधिकारों का पालन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर एक व्यक्ति का अधिकार छीना गया तो न्यायालय ने उसके अधिकार की दोबारा से बहाली कर दी और एक व्याख्या भी की कि भाई एक व्यक्ति जो सरकार का प्रमुख हो सकता है वो देश नहीं है, उसकी आलोचना की जा सकती है अगर उसने कुछ गलत काम किया है। तो आपके पास भी अधिकार है और क्योंकि आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिस्सा हो और ये ही आपका राजनीतिक अधिकार है। और राजनीतिक अधिकार में नागरिक स्वतंत्रताएं भी मिलती है। किस किस तरह की सिविल लिबर्टीज मिलती है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच, ठीक है, जुडिशली सिक्योरिटी का अधिकार आपको मिलता है। विचारों की स्वतंत्रता, ठीक, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का भी अधिकार मिलता है, जिसकी बात अभी मैंने एक केस के माध्यम से की। प्रतिरोध और असहमति प्रकट करने का अधिकार भी आपको मिलता है और ये प्रतिरोध यानी कि आप किसी पे अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, किसी से आप असहमत हो रहे हैं, वो भी प्रकट करने का आपको अधिकार कहाँ से मिलता है? वो राजनीतिक अधिकार के तहत मिलता है जो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होता है ये अधिकार।
ठीक है, तो आपने लोकतंत्र के सॉरी अधिकार के एक प्रकार को इस तरीके से समझा। तो लोकतंत्र की जो बुनियाद होती है वही जो होती है वो राजनीतिक अधिकार होती है। एक तो नागरिक स्वतंत्र हो प्लस उसे राजनीतिक अधिकार पर प्राप्त होता है, तभी लोकतंत्र प्रणाली यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम बन पाता है। इससे क्या होता है, इससे सरकार जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन पाती है, जवाबदेही इसकी स्थापित होती है, सुनिश्चित होती है। शासकों की बजाय लोगों का अधिक महत्व बढ़ जाता है, यानी कि लोग जो होते हैं, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और वो शासकों को जब जवाबदेह बनाते हैं तो शासक के महत्व घट जाता है और लोगों का महत्व बढ़ जाता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज भी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आंदोलन जारी है और ये आंदोलन अब कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे भी पहुंच चुका है, क्योंकि सरकार जो है ना, मौजूदा सरकार, वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं कर रही है। उन्हें पता है कि उनका शिक्षा मंत्री उस लायक नहीं है जिस पद पे वो बैठा हुआ है, फिर भी कि जवाबदेही स्थापित करने के लिए उसे इस्तीफा दे देना चाहिए या उसे उस पद से हटा देना चाहिए। बल्कि सरकार इतनी कठोर हो चुकी है कि उनको जनता के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। तो जनता ने अपने अधिकारों की बहाली के लिए अब वो आंदोलन छेड़ दिया है, वो आलोचनात्मक प्रक्रिया चालू कर दी है और खुद जो है उस सरकार को जवाबदेह बनाने पर तुल गई है। तो इस तरीके से लोकतंत्र की जो बुनियादी महत्व है वो राजनीतिक अधिकार है। सभी को सरकार के निर्णय प्रभावित करने का मौका, सभी को सरकार के निर्णय प्रभावित, सभी को सरकार हम्म हम्म हम्म, ठीक है। देखिए, सभी को सरकार के निर्णय को प्रभावित करने का मौका मिलेगा, यानी कि हर एक व्यक्ति, सरकार किसी भी तरीके का निर्णय लेती है तो उस निर्णय को वो चुनौती दे सकता है, उस निर्णय की वो आलोचना कर सकता है और ये उसके पास उसका राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, असल जीवन में हम उदाहरण देखें, रियल लाइफ एग्जांपल, तो भारत में 18 प्लस होने के बाद सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार मिलता है। इसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी भी कहते हैं, सार्वभौमिक भौमिक वैश्विक मताधिकार जिसे बोला जाता है। और इसके अलावा अन्ना हजारे का आंदोलन जो हमने 2001 में देखा वह असहमति और प्रतिरोध का अधिकार है। सेम आंदोलन हम कॉकरोच जनता पार्टी का 2026 में देख रहे हैं, वह असहमति और प्रतिरोध का अधिकार है। और स्वतंत्र मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उदाहरण होता है। और हमारे देश में स्वतंत्र मीडिया किस लेवल पे है, इसका उदाहरण तो हम जो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के आंकड़ों से ही लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण मीडिया का स्तंभ हमारे देश में बन गया है कि जब लोगों को ही मीडिया को जागरूक करना पड़ता है तो इतनी कमजोर मीडिया हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है। हालांकि जो सिटीजन जब जर्नलिज्म पर उतर जाता है तो ये अल्टरनेटिव जर्नलिज्म भी कहलाता है। जब जर्नलिस्ट सही तरीके से काम नहीं करते तो उनको सही करने के लिए सिटीजन को भी जर्नलिस्ट बनना पड़ता है। तो मीडिया का मतलब ये नहीं है कि जो टीवी के अंदर डब्बे में बैठे कुछ लोग एंकरिंग कर रहे हैं और आपको कुछ बता रहे हैं, आप खुद में एक जर्नलिस्ट हो। जब कोई जर्नलिस्ट असल मायने में अपने दायित्व को पूर्ण नहीं करता, कोई भी अपने दायित्व को पूर्ण नहीं करता है, उसको जवाबदेह बनाने का कार्य ही लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर मिलता है, चाहे वो सरकार हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझते हैं कि राजनीतिक अधिकार होता क्या है। और दूसरा अधिकार होता है आर्थिक अधिकार यानी इकोनॉमिक राइट्स। इसकी मुख्य अवधारणा क्या है कि राजनीतिक भागीदारी तभी पूर्ण हो सकती है जब बुनियादी जरूरत पूरी हो। बुनियादी यानी बेसिक नीड जब किसी की पूरी हो पाएगी तभी उसकी राजनीतिक पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पूरा हो पाएगा। फुटपाथ पर रहने वाले के लिए राजनीतिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। जब उसके पास आवास ही नहीं है, कोई रोजगार ही नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो राजनीतिक अधिकार लेके करेगा क्या? वो एक स्वतंत्र चुनाव करेगा कैसे? तो पहले बुनियादी जरूरतें, फिर राजनीतिक भागीदारी। तो बुनियादी जरूरतें कैसे पूरी होती है? आर्थिक अधिकार से। तो आर्थिक अधिकार में क्या क्या शामिल होता है? पर्याप्त मजदूरी का अधिकार यानी आजीविका का अधिकार, पर्याप्त आजीविका आपको मिले।
ठीक है, तो पर्याप्त आजीविका से क्या होगा, पर्याप्त मजदूरी से क्या होगा कि आप सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लायक हो जाता है व्यक्ति। उचित काम की परिस्थिति का अधिकार, यानी कि ऐसी कंडीशन हो जहां व्यक्ति काम कर सके। अब एक व्यक्ति फुटपाथ पर सब्जी बेच रहा है या किसी भी तरीके का काम कर रहा है, वहां कितनी गर्मी होती है, कितना हीट होता है, वो कैसे सरवाइव कर रहा है, तो वो रीजनेबल कंडीशन नहीं है, वो उचित काम करने की परिस्थिति नहीं है। तो काम करने की परिस्थिति जो हो वो हो सुरक्षित वातावरण होना चाहिए। आप एक कोयले की भट्टी में काम करने वाला व्यक्ति, कोयले की खान में काम करने वाला व्यक्ति, ईंट की भट्टी में काम करने वाला व्यक्ति, तो इनकी कंडीशन, जैसे सीवर की सफाई करने वाले व्यक्ति, आए दिन खबर आती रहती है कि भाई सीवर सफाई कर्मचारी की सीवर सफाई के दौरान दम घुटने से मौत हो गई। तो ये सुरक्षित वातावरण देना भी एक आर्थिक अधिकार का हिस्सा है, और जिसका जो सकारात्मक दायित्व है सरकार का। ठीक है, आवास का अधिकार, यानी रहने के लिए घर होना चाहिए। देखिए, तरह तरह की गवर्नमेंट भारत में आई, उन्होंने तरह तरह के आवासीय योजना चलाए। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना मौजूदा समय में चल रही है। तो ये योजना चल क्यों रही है? क्योंकि काफी लोगों के पास, अधिकतम लोगों के पास आवास ही नहीं है देश के अंदर। ठीक है, जब उनके पास रहने के लिए घर नहीं है तो यानी उनका अधिकार जो है आर्थिक वाला वो पूर्ण नहीं है। जब उनका आर्थिक अधिकार पूर्ण नहीं है तो वो अपने राजनीतिक अधिकार को कैसे पूर्ण कर पाएंगे? तो इसलिए आर्थिक अधिकार बहुत जरूरी है। चिकित्सा सुविधा का अधिकार, इलाज की सुविधा, यानी कि क्योंकि देखो सब कुछ पैसों पर ही डिपेंड करता है। खाना आपके घर में पैसे से आएगा, कपड़ा आपके घर में पैसे से आएगा, घर भी आपके पास पैसों से आएगा, इलाज आप पैसों से कर सकते हो, शिक्षा आप पैसों से ले सकते हो। तो और आप जब बेहतर शिक्षा लोगे तभी आपके पास एक बेहतर रोजगार हो पाएगा। तो इन सब में क्या जुड़ा हुआ है? अर्थ जुड़ा हुआ है। किसका? आर्थिक, यानी पैसों का अर्थ जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या है कि भाई ये सारी सुविधा जब एक नागरिक को मिलती है तो नागरिक अपनी राजनीतिक भागीदारी पूर्ण कर पाता है, तब एक लोकतांत्रिक प्रणाली पूर्ण हो पाती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक अधिकार को ही प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास आर्थिक अधिकार नहीं है, तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है। हम खबरें सुनते हैं, बहुत सारी आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं और ये रियल लाइफ उदाहरण है। हम खबरें सुनते हैं कि भाई एक व्यक्ति ने 500 रुपए में अपना वोट बेच दिया, ये उसका पॉलिटिकल राइट था जिससे उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाया। जब वोट बेच ही दिया तो अधिकार कहाँ रह गया? ठीक है, अब देखिए अभी हाल ही में बिहार का जो है वो हुआ था चुनाव, 2025 के चुनाव की बात कर रहा हूं। बिहार के चुनाव से तुरंत पहले जो वहां की मौजूदा सरकार थी उसने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके अकाउंट में भेज दिए। 10-10 हजार रुपए किसी भत्ते के तौर पे। उस योजना का मुझे नाम याद नहीं है कि क्या योजना थी, लेकिन उस योजना, किसी योजना के तहत, सरकारी योजना के तहत चुनाव से तुरंत पहले महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच गए। और ये जो आर्थिक जो दिखावा था चुनाव से पहले का, उसने पूरे चुनाव प्रक्रिया को ही बदल के रख दिया। राजनीतिक भागीदारी जो उन महिलाओं को मिलनी थी, वो जो अपना मत बना के बैठी थी कि मुझे अब अगली बार किसको वोट देना है, उन्हें लालच मिल गया यार, 10,000 रुपए मुझे मिल चुके हैं, अब मैं वोट तो उसी को दूंगी जो मुझे 10,000 रुपए देगा। समझ गए? इस तरीके से आर्थिक अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि इस तरीके से अगर आप आर्थिक अधिकार दोगे तो राजनीतिक अधिकार आप उससे कहीं ना कहीं छीन रहे हो। तो आप उसको रोजगार दो, पर्याप्त मजदूरी दो, उचित काम की परिस्थिति दो, उसको आवास दो, उसको चिकित्सा सुविधा दो, शिक्षा दो, और नहीं हो पाता तो बेरोजगारी भत्ते के तौर पे दे सकते हैं। कुछ देश देते हैं बेरोजगारी भत्ता, भारत में भी दिया जाता है। राज्यों में, अलग अलग राज्य अपने बेरोजगार युवाओं को जब तक उन्हें रोजगार ना मिले तब तक उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। इसी तरीके से केंद्र सरकार ने भी फर्स्ट टाइम जो कोई व्यक्ति रोजगार प्राप्त करेगा तो उसको भी कुछ मतलब इंसेंटिव गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, ऐसी भी योजना सरकार की तरफ से लाई गई है। तो इस तरीके से रोजगार को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, बेरोजगारी को भी दूर किया जाता है। और ये अधिकार जब एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तब उसको उसका राजनीतिक अधिकार मिल जाता है। तो हमने अधिकारों की श्रेणी में दूसरा अधिकार समझा आर्थिक अधिकार। तो इसके उदाहरण कुछ हैं। देखिए, ये लोकतांत्रिक समाज को जिम्मेदारी से काम करने लायक बनाता है, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इस पेज के खुलने से पहले। देखिए, निम्न आय वाले नागरिकों की मदद करना, उनको आवास देना, उनको चिकित्सा देना, उनको फ्री की शिक्षा देना। ठीक है, बेरोजगार को न्यूनतम भत्ता, बुनियादी जरूरत उससे पूरी होती है, वो अपना डेली लाइफ जो है चला पाता है।
ठीक है, विधवा को विधवा पेंशन देना। असल जीवन में इसका उदाहरण फिर मैंने मनरेगा यहाँ लिख रखा है, BVG राम जी आप लिखेंगे, जो कि अब चेंज हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में 125 दिन हो गया ये कि गारंटी, मतलब 125 दिन जो बेरोजगार है वो 125 दिन सरकार की तरफ से रोजगार ले सकता है। सरकार 125 दिन की उसको गारंटी दे रही है ताकि वो पर्याप्त जो है आय प्राप्त कर सके। देखिए PM आवास योजना जो गरीबों को हाउसिंग स्कीम है, गरीबों को आवास देने का काम करती है, हाउसिंग फॉर ऑल, यानी कि सबके पास अपना आवास हो सके। न्यूनतम मजदूरी कानून के भाई कि हर राज्य ने अपने अपने न्यूनतम मजदूरी कानून बना रखे हैं, तो राज्य के अधिकार पे कि उस राज्य में कोई व्यक्ति अगर कहीं काम करेगा तो उसको इतना तो सैलरी मिनिमम मिलनी चाहिए ताकि एक मजदूर उचित वेतन प्राप्त कर सके। तो ये असल जीवन के उदाहरण है आर्थिक अधिकार को एक व्यक्ति को दिलाने के लिए। तो आर्थिक अधिकार क्या होता है? जब एक व्यक्ति अपने बेसिक नीड को अपने हिसाब से खुद पूरा करने लग जाता है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास हो, तो वो आर्थिक अधिकार उसको मिलता है। और आर्थिक अधिकार जब एक व्यक्ति का नहीं होता है तो जो राज्य का दायित्व बनता है, सकारात्मक दायित्व बनता है कि व्यक्ति को आर्थिक अधिकार दे ताकि वो अपने राजनीतिक अधिकार को पूर्ण कर सके। क्योंकि अगर आर्थिक अधिकार एक व्यक्ति का पूर्ण नहीं है तो राजनीतिक अधिकार कभी भी वो प्राप्त नहीं कर सकता। यही मैंने आपको सवाल दिया है कि आर्थिक अधिकार क्या है, राजनीतिक अधिकार से इसका संबंध बताओ। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर ये समझ आया है तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में करिए, मैं जवाब को पढ़ूंगा। देखो जवाब आप खुद लिखना, आप जैसा भी लिख सकते हो अपनी तरफ से लिखिए, कमेंट करिए, जवाब को मैं पढ़ूंगा। जवाब अच्छा होगा तो हार्ट मिलेगा, हार्ट यानी दिल मिलेगा जो यूट्यूब में है, और लाइक मिलेगा। इसके अलावा अगर सवाल में कोई त्रुटि होगी यानी कमी होगी तो उसको मैं ठीक करके मैं आपका रिप्लाई दूंगा ताकि आपका सवाल बेहतर हो सके। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे अधिकार की बात करते हैं जो है कल्चरल राइट यानी कि सांस्कृतिक अधिकार। पहला अधिकार मिला राजनीतिक, दूसरा अधिकार मिला आर्थिक, तीसरा अधिकार जो है वो है सांस्कृतिक यानी कल्चरल राइट। अब कल्चरल राइट की मुख्य अवधारणा क्या, ये क्या कहता है? आजकल लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नागरिकों को सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही है। देखिए जो लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये जितने भी अधिकार है ना, सबसे पहला अधिकार ही लोकतांत्रिक देश में मिलता है, अपने शासक की आलोचना करना, अपने शासक को चुनना, अपने शासक को जिम्मेदार बैठा ठहराना, खुद शासक बनने के लिए उस प्रणाली में घुसना। तो इसी के तहत जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को सांस्कृतिक जो उसकी दावे हैं, जो उसके राइट्स हैं, उसको भी मान्यता मिली है। तो पूर्ण अधिकार कब बनेगा? जब आपके पास राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार, तीनों अधिकार महत्व हो, तीनों अधिकार प्राप्त हो आपको, तो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आपके पास पूर्ण अधिकार है। अब सांस्कृतिक अधिकार के अंदर आता क्या है कि मातृभाषा को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार के रूप में शामिल करना। देखिए कि आपकी जो भाषा है, हमारे देश में काफी प्रकार की भाषा बोली जाती है, मेरे ख्याल से 29 से ऊपर भाषा है, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज, तो उनको महत्व देना। तो उन भाषाओं को शैक्षणिक अधिकार दिया गया कि शैक्षणिक स्तर पर उन भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि उनकी संस्कृति जो है बच सके। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की शिक्षा के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार दिया गया है और भारत में ये मौलिक अधिकार में शामिल है। जब आप अनुच्छेद 29 और 30 पढ़ोगे तब आप इन अधिकारों के बारे में समझोगे, ठीक है। और सांस्कृतिक अधिकार में और क्या शामिल है? धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं की रक्षा करने का भी अधिकार शामिल है। इसके बारे में आप कहाँ समझते हो? धार्मिक आस्थाओं की रक्षा वाला अधिकार जो है 25 से 28 के अंदर आप इसको पढ़ते हो। और अल्पसंख्यकों के अधिकार जो है वो भी आपको 29 से 30 मौलिक अधिकारों में देखने को मिलता है। 29 से 30 मतलब मैं मौलिक अधिकार के अनुच्छेद की बात कर रहा हूँ। तो सांस्कृतिक अधिकार में आपकी मातृभाषा को संरक्षित करने का अधिकार है, उसको शैक्षणिक रूप में बांटने का अधिकार है, पढ़ाने का अधिकार है, अपनी भाषा और संस्कृति को की शिक्षा देने के लिए संस्थाएं बनाने का अधिकार है, आप धार्मिक और सांस्कृतिक आस्थाओं की रक्षा करने का आपका अधिकार है, और जो माइनॉरिटीज राइट है, जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, उसको संरक्षित करने का भी सांस्कृतिक अधिकार आपके पास होता है। तो ये आपका अधिकार कहलाता है। अब ये वाला अधिकार देखो जरूरी क्यों है? ये बेहतर जीवन जीने के लिए जो है सांस्कृतिक अधिकार भी
जो है महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो आपकी संस्कृति है वो आपकी पहचान है और वही आपका सम्मान है। संस्कृति आपके सम्मान यानी आत्मसम्मान का जो है स्रोत होता है, सोर्स है, जहाँ से आपका आत्मसम्मान निकल कर सामने आता है। कोई व्यक्ति अगर मराठी में बात करता है, अपनी भाषा में बात करता है, तो गर्व महसूस करता है। उसी तरीके से कोई बिहारी अपनी भोजपुरी लैंग्वेज या अवधी लैंग्वेज में बात करता है तो वो अपने आप को गर्व महसूस करता है। कोई हरियाणा का व्यक्ति हरियाणी लैंग्वेज में बात करता है, कोई पंजाब का व्यक्ति पंजाबी लैंग्वेज में बात करता है। इसी तरीके से कोंकणी लैंग्वेज और द्रविड़ और मलयालम, अलग अलग तरह की भाषा है, वो उसकी पहचान है, आइडेंटिटी है, उसकी भाषा, उसकी संस्कृति, उसकी आइडेंटिटी है, जिससे वो गर्व महसूस करता है। तो बेहतर जीवन जीने के लिए सांस्कृतिक अधिकार भी अनिवार्य है, क्योंकि ये अधिकार ही विविधता का सम्मान करता है, अलग अलग समुदायों को एक जगह व्यवस्थित करने का काम करता है। अब भारतीय संविधान में देखिए, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी में डालने का काम करता है। किसी भी समुदाय को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बचाने का पूर्ण अधिकार है और वो भी मौलिक अधिकार है। और इसे हम अगली बुक में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे मैं बार बार आपको बोलता हूं। देखो, अब इसका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है। मुस्लिम, ईसाई, सिख समुदाय अपने धार्मिक स्कूल चला रहे हैं, क्योंकि वो चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास मौलिक अधिकार है। इसी तरीके से अलग समुदाय के लोग भी अपने स्कूल और संस्थान चला सकते हैं। तमिलनाडु में तमिल मध्यम स्कूल जो मातृभाषा में शिक्षा देते हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत भाषा के स्कूल भी चल रहे हैं। आदिवासी समुदाय अपनी परंपरा और जीवन शैली को संरक्षित रखने के लिए भी अधिकार प्राप्त है उनके पास। तो इस तरीके से ये असल लाइफ का जीवन, रियल लाइफ एग्जाम्पल है सांस्कृतिक अधिकार का। तो जो हमारे जो अधिकार होते हैं वो 3 अधिकारों को मिलने पे पूर्ण होते हैं। पहला राजनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा सांस्कृतिक। उम्मीद है आपको तीनों अधिकारों के बारे में डिटेल में विद एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। कोई डाउट है कमेंट करो, मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज ऑलरेडी मैंने समझा दी है, इसको नेक्स्ट पेज पे मैं ले गया था। क्रॉस करते हैं। अब हम समझते हैं अधिकारों की सूची का विस्तार। कभी अधिकारों की सूची कितनी बड़ी है, कौन कौन से अधिकार उसमें मिले हुए हैं, उसको समझते हैं। देखिए, अधिकारों की सूची का विस्तार यानी कि बेसिकली कौन कौन से नए अधिकार जो हैं इन अधिकारों में जुड़ रहे हैं। तो पहले जो हमने समझा कि अधिकारों की सूची जो है वो सीमित नहीं है, वो पुनर्व्याख्यात हो रही है और विस्तृत हो रही है, वो लगातार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नए खतरे और चुनौतियों की वजह से नए अधिकारों की डिमांड हो रही है। तो जो प्राइमरी राइट्स हैं, जो बेसिक राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, वो क्या है? वो जीवन जीने का अधिकार। हर व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार एक बेसिक राइट है। राइट टू फ्रीडम आपका बेसिक राइट है। समान व्यवहार का अधिकार, इक्वल जो बिहेवियर, इक्वल ट्रीटमेंट का जो राइट है वो भी सबके पास जो बुनियादी राइट है। राजनीतिक भागीदारी का अधिकार भी सबके पास बुनियादी अधिकार है। अब समय के साथ इन अधिकारों में एड ऑन अधिकार क्या हो रहे हैं? अब देखो, नए अधिकार, पर्यावरण संबंधित अधिकार, एनवायरमेंट रिलेटेड राइट जो हैं वो नए अधिकार हैं। क्यों? स्वच्छ वायु का अधिकार सबको चाहिए, साफ हवा चाहिए, क्लीन एयर चाहिए ताकि प्रदूषण मुक्त हवा बन सके। सुरक्षित पानी सबको चाहिए, तो ये एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये नया अधिकार आया है। तो ये अधिकार में जुड़ा है और ये जीवन जीने के अधिकार में ही जुड़ा है, आपके समझ लेना। इसके अलावा भी मैंने आपको कुछ अधिकार बताए थे। राइट टू फ्रीली वे ऑन फुटपाथ, यानी कि स्वतंत्र मुक्त तरीके से आप फुटपाथ पर आपका चलने का भी अधिकार है। ठीक है, तो सामाजिक संबंधी जो आपके सामाजिक संबंधी अधिकार जो है, नए अधिकार, जैसे बच्चों के अधिकार यानी बंधुआ मजदूरी के खिलाफ और शिक्षा का अधिकार, ये कुछ नए अधिकार समय के साथ जो है आपके अधिकारों में जुड़े हैं। और राइट टू एजुकेशन के बाद राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार भी आपके अधिकारों की श्रेणी में एक के बाद एक जुड़ा है, जिसमें सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी तंत्र को बनाने के लिए आप किसी भी तरीके से सरकारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ताकि आप पता कर सके कि जो आपकी सरकार है या सरकारी तंत्र है या जो सरकारी संस्था है वो सही तरीके से जवाबदेही के तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसका असल जीवन का उदाहरण
भी हम यहाँ ले सकते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, सूचना का अधिकार को कानूनी मान्यता मिली। और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जहां आदिवासियों के वन भूमि का अधिकार मिला, जिससे पर्यावरण संरक्षित हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, जिससे स्वच्छ हवा के अधिकार की ओर कदम बढ़ा, जिससे एक पैमाना निकल के आया कि भाई हवा साफ है या नहीं है, इसका पता चल सके। अगर आप शहरों में रहते हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जगह जगह लगा हुआ देख सकते हैं। और हाल ही में जब देश की राजधानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ था तो AQI की बहुत बात चल रही थी। दिल्ली की CM ने AQI को क्या था, QIA ऐसा कुछ बोल दिया था, जिसपे उनकी आलोचना भी काफ़ी हुई थी कि एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनको AQI सही से बोला नहीं जा रहा। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल हम अधिकारों की सूची के विस्तार के बारे में पढ़ रहे थे। तो एक इन्वायरमेंटल रिलेटेड और दूसरा सामाजिक यानी सोशल रिलेटेड यानी समाज संबंधी अधिकार जो है वो विस्तृत हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे अधिकार और जिम्मेदारियों की यानी राइट्स और ड्यूटीज की। देखो अधिकार मिले हैं तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी भी नहीं। बिना जिम्मेदारियों के अधिकार पूर्ण नहीं हो सकता है। अब वो जिम्मेदारियां क्या हैं उसको समझते हैं। देखिए अधिकार के प्रति 4 प्रकार की आपकी जिम्मेदारियां होती है। देखिए अधिकार ही हमारी जिम्मेदारी होती है, जिसमें पहला जो हमारी जिम्मेदारी आती है वो आती है आम भलाई की रक्षा करना। ठीक है, जनरल पब्लिक की सिक्योरिटी जो है वो पहली जिम्मेदारी है, जो अधिकार को जो और पूर्ण करने का काम करती है। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो सिर्फ राज्य नहीं, सभी को प्रयास करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। जब हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका अदा करता है अधिकार प्राप्त करने के साथ साथ, तभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सकता है। देखो जैसे कि ओजोन परत है, जो पोल्यूशन को जो पोल्यूशन की वजह से टूट रहा है, उसको हिफाजत करना किसका काम है? वो हमारा ही काम है। अगर वो ओजोन लेयर में छेद बढ़ता चला जाएगा तो जो प्रदूषित किरण है या जो वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं वो आके लगेंगी किसकी शरीर पे? हमारे शरीर पे लगेगी। स्किन किसकी खराब होगी? त्वचा किसकी खराब होगी? आंख किसकी खराब होगी? हमारी खराब होगी। तो वो हमारा दायित्व है कि भाई हम जो है टिकाऊ विकास के लिए सिर्फ राज्य को जवाब देना बनाए, बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी हम पूर्ण करें। वायु और जल को प्रदूषित कम करें, वृक्ष लगाएं, जंगलों की कटाई को रोकें, पारिस्थितिक संतुलन बनाएं यानी कि कंडीशनल जो है बैलेंस स्थापित करें, और भावी पीढ़ियों का जो अधिकार है वो सुनिश्चित करें, उन्हें भी सुरक्षित रखें, और स्वच्छ दुनिया पाने का हक आने वाले लोगों के लिए भी हम निर्धारित रखें। तो आम भलाई की रक्षा करना हमारा काम है। देखो भाई आए दिन कोई भी कहीं भी राह चलते गंद फैलाता है, अपने घर को साफ रखता है लेकिन अपने समाज को गंदा रखता है। हाल ही में एक वीडियो आई थी हिमाचल से। गर्मी की वजह से हिमाचल में भीड़ बढ़ गई, लोग पर्यटक बहुत तेजी से वहां जाने लगे। पर्यटक तो चले गए लेकिन वो साफ सुथरी पहाड़ी जो है ना कचड़ों का मैदान बन गई, जिसकी वजह से वहां के जो मूल निवासी थे उनमें गुस्सा क्रोध बढ़ गया कि भाई रोजगार तो उनका पर्यटन से ही चलता है, लेकिन जब उनकी पहाड़ी ही जो पहाड़ या उनकी जो प्राकृतिक संपदा है वही नष्ट हो जाएगी तो फिर फायदा नहीं ना ये ऐसे पर्यटकों का। तो वो गंदगी वहां फैला कौन रहा है? जो वहां घूमने जा रहे हैं। भाई जब घूमने जा रहे हो तो वो जगह भी आपकी ही है, आपके देश की है। ठीक है, उसको साफ सुथरा स्वच्छ रखना भी आपका काम है। तो इसी तरीके से जब हम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं आम भलाई की, तो अधिकार पूर्ण होता है। तो इस तरीके से देखिए पहली जिम्मेदारी है आम भलाई की रक्षा करना, जो सबके लिए जरूरी है और करना चाहिए। और मैंने एक चीज देखा है, जो भावी पीढ़ी उभर के सामने आ रही है, नई जनरेशन, हम लोग घर को क्लीन रखने के साथ साथ समाज को भी क्लीन रखने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भैया पोल्यूशन कम हो, हम देख रहे हैं गंदगी कम हो, और हमें इस बात से चिढ़ भी मचती है कि कहीं अगर हम गंदगी देख लेते हैं। और भावी पीढ़ी ने काफ़ी ऐसे एनजीओज भी बनाए हैं, काफ़ी ऐसे कार्यकर्ता बने हैं जो समाज को अपने स्तर पर साफ सुथरा बनाने का काम कर रहे हैं राज्यों के साथ मिलकर। ठीक है, तो आम भलाई की रक्षा करना पहली जिम्मेदारी है ताकि अधिकार सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा क्या है? दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना। दूसरे के अधिकारों का सम्मान करने का मतलब कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, कि भाई आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, आप बोल सकते हो,
लेकिन वो दूसरे के पास भी आप दूसरे को चुप नहीं करवा सकते। आप बोल रहे हो तो दूसरे को भी बोलने दो। मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनना चाहता हूँ, पहन सकते हो। आप दूसरे को नहीं मना नहीं कर सकते कि भाई तू ऐसा कपड़ा क्यों पहन रहा है, उसे भी पहनने दो, वो उसकी चॉइस है। मेरा अधिकार इक्वल टू सबके लिए बराबर अधिकार के सिद्धांत के सीमाबद्ध है, यानी कि जैसा अधिकार मैं चाहता हूं मेरे साथ हो, वैसा अधिकार आपको दूसरे को भी देना पड़ेगा, तभी जो है अधिकार पूर्ण हो पाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है जिम्मेदारी में, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करो। आप दूसरे की बात से असहमत हो सकते हो, आपको दूसरे की बात बुरी लग रही है, आपको लग रहा है कि दूसरी आपकी आलोचना कर रहा है, लेकिन आलोचना अगर वो सही तरीके से कर रहा है तो उसके पास भी स्वतंत्रता का अधिकार है, आप उससे वो अधिकार छीन नहीं सकते। वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी करना चाहे, कुछ खाना चाहे, कुछ पीना चाहे, कुछ पहनना चाहे, आप उससे रोक टोक नहीं कर सकते। असल जीवन में उदाहरण, पर्यावरण के लिए प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, कूड़ा सही जगह फेंकना, भावी पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी इससे बढ़ती है। देखो आज हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा, वरना वो पैदा होंगे और बोलेंगे कि भाई जो ब्रिटेन का जो नदी है वो कितनी क्लीन है और हमारे देश की जो नदी है वो इतनी गंदी क्यों है, हमारे पास अमेरिका जैसी रिवर क्यों नहीं है, हमारे पास ब्रिटेन जैसी, हमारे पास स्विट्जरलैंड जैसी पहाड़ियाँ क्यों नहीं है। तो ये जब सवाल जब आपके पास आएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि भावी पीढ़ी आपसे क्या चाहती थी। ठीक है, तो आज अपने भावी भविष्य को सम्मानपूर्ण बनाने के लिए आपको पर्यावरण का संरक्षण करना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की बात करें तो मैं अपनी राय रखूं पर दूसरे की राय भी का भी मैं सम्मान करूं, यही अभिव्यक्ति है। भीड़ को उकसाना, मैं भाषण दे सकता हूं पर किसी को नुकसान या हत्या के लिए भीड़ को उकसाना ये सही नहीं है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है और ये कानूनन जो है अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो आप पर्यावरण संरक्षण आपकी जिम्मेदारी है ताकि भावी पीढ़ी की रक्षा हो सके, दूसरे के अधिकारों का संरक्षण ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि आप अपने अधिकारों को पूर्ण तरीके से प्राप्त कर सके। और ये नेगेटिव राइट है, इसको आप यूज नहीं कर सकते, लाइक भीड़ को भड़काने के लिए भाषण देना। तो इस तरीके से आप दूसरे अधिकार को समझते हो, दूसरे दायित्व को समझते हो जिससे अधिकार सुनिश्चित होता है, यानी कि दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना। मैं करता हूं, आप भी करो, बेहतर रहेगा। तीसरा जो जिम्मेदारी है, अधिकार और जिम्मेदारियों के बीच में टकराव की स्थिति में संतुलन बनाना, यानी बैलेंस। जब भी कोई टकराव हो तो वह बैलेंस स्थापित करना। अधिकारों में टकराव हो सकता है भाई, एक व्यक्ति बोलने का अधिकार रखता है और दूसरा भी व्यक्ति बोलने का अधिकार रखता है और दोनों बोलेंगे तो लड़ेंगे ना, लड़ाई ना हो तो इसमें संतुलन कैसे बने। तो उदाहरण के तौर पे मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम दूसरे की गोपनीयता का अधिकार, कि भाई कोई व्यक्ति अपनी राइट टू प्राइवेसी के तहत कुछ चीजें गुप्त रखना चाहता है तो मैं अपनी अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन राइट के थ्रू उसकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। यहां अधिकारों का टकराव हो जाता है। मुझे फोटो खींचने का अधिकार है पर मैं किसी घर में नहाते हुए नग्न व्यक्ति की फोटो उसकी इजाजत के बिना लूं, यह इजाजत के बिना ही होता है, इजाजत के साथ ले लिया तो भी गलती है। नहाते हुए व्यक्ति की फोटो लेना, इजाजत के बिना अगर किसी नहाते हुए नग्न व्यक्ति की फोटो ली और फिर उसे इंटरनेट पे डाल दिया तो क्या है, ये उसकी राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच है। तो इस तरीके से आप करते हो तो आप उसके अधिकारों का उल्लंघन करते हो और यहाँ पे टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अधिकारों को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो सही तरीके से करो ताकि दूसरे के अधिकारों के साथ वो टक्कर ना खाए। अब इसमें संतुलन कैसे स्थापित होता है, ये सरकार द्वारा भी होता है और ये संतुलन जो है एक समाज में रहने वाले विवेकपूर्ण और समझदार व्यक्ति द्वारा भी होता है। सरकार द्वारा क्या होता है कि भाई अगर आप किसी की प्राइवेसी का ब्रीच करोगे या किसी अपने मुंह से किसी की ऐसी आलोचना कर दोगे तो वो मानहानि का आपके ऊपर क्लेम कर सकता है या आप के ऊपर उसकी निजता के अधिकार के उल्लंघन का भी क्लेम आपके ऊपर कर सकता है। ये कानूनी अधिकार उसको प्राप्त है क्योंकि मौलिक अधिकार एक संवैधानिक अधिकार होता है। अगर उसका उल्लंघन आप अपने अधिकार के थ्रू करोगे तो भी देखो दंड आपको मिलेगा। ठीक है, अधिकार इतना खुला हुआ नहीं है। तो अब हम जिम्मेदारी की चौथी जिम्मेदारी की बात करें तो अधिकारों पर नियंत्रण के प्रति चौकस रहना।
अधिकारों पर नियंत्रण यानी कि राइट्स पर कंट्रोल लगाना और अलर्ट भी रहना। राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम नागरिक स्वतंत्रता। देखो, जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत जरूरी है। सिटीजन राइट्स के साथ साथ, सिटीजन की फ्रीडम के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ही नागरिकों की रक्षा के लिए होती है। पर सुरक्षा के नाम पर अधिकारों पर अनुचित यानी कि गैर जरूरी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसमें सवाल क्या उठता है कि अधिकारों पर नियंत्रण के प्रति चौकस रहने पर क्या आतंकी धमकी के कारण सरकार नागरिकों की आजादी छीन सकती है? कि किसी आतंकवादी ने बोला कि भाई यहाँ इस तरह का अटैक होने वाला है, तो सरकार क्या कहती है कि भाई उधर मत जाओ, वरना उधर कुछ गलत हो सकता है। तो क्या ये आजादी उससे छीन रही है? क्या महज संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? क्या चिट्ठियां देखने या फोटो टैप करना भी सरकार अधिकारों पर नियंत्रण रख सकती है? मतलब कि आपकी ईमेल्स देखना, आपके फोन टैप करना, क्या ये कर सकती है? क्या सच कबूल करवाने के लिए यातना यानी टॉर्चर करना ये सरकार कर सकती है? ठीक है, तो ये अधिकारों के पर नियंत्रण के प्रति चौकस रखने के लिए जो स्टेट को अलर्ट रहने की बात कही गई है, तो वो स्टेट अलर्ट रहने के नाम पे क्या अधिकारों का इस तरह हनन कर सकता है? ये महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है। कई लोग बोलेंगे कि नहीं भाई, आतंकी धमकी आई है तो मेरे को तो वहाँ पे रिपोर्टिंग करने जानी है, मैं तो जाऊँगा। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी हो, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मुझे उसकी फील्ड रिपोर्टिंग करनी है। तो ये दोनों में जो है कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा। और कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी है और आपका जीवन भी है। अब यहाँ पे आपके अधिकारों का आपको मिल नहीं पा रहा है, तो आप इसका क्लेम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये वाली बात होती है। और आपको सिर्फ इस बात पे गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि आप कुछ गलत करने वाले थे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इसमें क्या है कि कई बार सही इंसान भी लंबे समय तक जेल में रहता है और कई बार जो है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो सच में कोई बड़ा क्राइम करने वाला था। तो इस तरह के जो पर्सन है, अब किसी की ईमेल टैप कर ली, किसी का फोन टैप कर लिया, तो ये ब्रीच है। किसका? प्राइवेसी का ब्रीच है, यानी निजता का हनन कर रही है सरकार और निजता के अधिकार का हनन कर रही है। लेकिन ये हनन किस लिए कर रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कर रही है। लेकिन अगर वो अनुचित रूप से कर रही है तो ये गलत है। ठीक है, सच कबूल करवाने के लिए यातना देना, हर व्यक्ति को अगर सरकार सच कबूल करवाने के लिए यातना देने लग जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, तो ये सही नहीं है। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स जो सच में राष्ट्र के लिए खतरा है, नागरिक स्वतंत्रता के खतरा है, नागरिक अधिकारों के लिए खतरा है, तो उस लेवल तक समझ में आता है। लेकिन सबको अगर एक तरह का टॉर्चर मिलने लग गया तो फिर तो अधिकारों का हनन होना चालू हो जाएगा। तो ये चौथी जिम्मेदारी क्या है? अधिकारों पर नियंत्रण के प्रति चौकस रहने का अधिकार, और ये अधिकार है राज्य का अधिकार है, सॉरी ये राज्य का दायित्व है। ठीक है, तो अधिकार और जिम्मेदारियों में हमारी जिम्मेदारी हमने समझ ली और इसलिए सावधानी की जरूरत बहुत ज़्यादा है। गिरफ्तार लोगों को कानूनी सलाह भी मिलनी चाहिए। न्यायालयों के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर भी उन्हें मिलना चाहिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और नागरिक स्वतंत्रता में कटौती आसानी से दुरुपयोग हो सकता है। तो जब भी नागरिक स्वतंत्रता में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कटौती की जाती है तो उसमें मनमाना तरीका नहीं होना चाहिए और तरीका जो भी हो वो बेहतर तरीका होना चाहिए और जायज़ तरीका होना चाहिए। सरकारें निरंकुश हो सकती हैं अगर जो अधिकारों को मनमाने तरीके से जो है उल्लंघित किया जा सके और किया जाने लगा तो, और इससे लोकतंत्र खतरे में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि सोनम वांगचुक जो हैं वो हमारे देश में एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जाने माने ख्याति पर प्राप्त व्यक्ति हैं और इसके अलावा वो शिक्षाविद भी हैं, यानी कि एजुकेशनलिस्ट भी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में एजुकेशन और साइंस को काफ़ी बढ़ावा दिया है और पर्यावरण को संरक्षित करने का काम किया है। लेकिन पूर्ण लद्दाख की मांग को लेकर जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था पिछले साल 2025 में, तो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे
जो है गिरफ्तार कर लिया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे ये व्यक्ति खतरा है, और उन्हें काफ़ी लंबे समय तक जेल में रखा गया। हालांकि यातना दी गई नहीं दी गई इसकी कोई पुष्टि नहीं है, कोई खबर भी नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग 4 से 5 महीने तक जेल में रखा गया था। और इतने लंबे समय के बाद जेल में रखने के बाद सरकार ने वो केस वापस ले लिया, यानी कि ऐसा कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे खतरा नहीं था। और उस व्यक्ति का जो है अधिकार 4 महीने तक छिना, जिसने राष्ट्र को शिक्षा का पाठ पढ़ाया और पर्यावरण का पाठ पढ़ाया। तो इस तरीके से हमारा लोकतंत्र भी खतरे में ना आ जाए जब गैर जरूरी तरीके से सरकार हमारे अधिकारों को छीनने लग जाए। असल जीवन में उदाहरण के तौर पे यूएसए का पेट्रोइट एक्ट 2001, ये 9/11 के हमले के बाद सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता में कटौती के लिए लागू किया गया था कि पेट्रोइट एक्ट के तहत देशभक्ति अधिनियम की 9/11 में वहाँ बहुत बड़ा हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, और फिर ये बनाया गया, एक्ट बनाया गया, और इससे काफ़ी सारे अधिकारों को छीनने की कोशिश की गई। और ये जो एक्ट है, ये कानून जो है वो बहुत विवादास्पद कानून माना गया। वहीं भारत में यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि अवैध गतिविधि रोकने के लिए जो अधिनियम है वो आतंकवाद को रोकने के लिए और बनाया गया, और आतंकवादी संबंधी गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया, अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया। लेकिन मानव अधिकार संगठनों ने इस कानून के अवैध इस्तेमाल होने पर चिंता जताई है, और मैंने जो आपको अभी एक सोनम वांगचुक का उदाहरण दिया था वो शायद इसी कानून के तहत उन्हें डिटेन किया गया था। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है सुरक्षित रहे, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। इसलिए अधिकारों पर नियंत्रण रखने के प्रति चौकस रहना भी एक नागरिक की जिम्मेदारी है, ताकि सरकार उनके अधिकारों को गैर जरूरी तरीके से छीन ना ले। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है, और ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी थी, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी चीज़ें आपको समझ आई होगी। और आज हमने क्या सीखा है इस बारे में बात करते हैं। आज हमने सीखा कि भाई अधिकार होता क्या है, अधिकार कहाँ से आते हैं, अधिकार और राज्य के बीच में क्या संबंध है, अधिकार के प्रकार क्या हैं, अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट आप लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके आप समझिए, एक बार पढ़िए, पॉइंटर्स मैंने दे रखे हैं। अधिकार क्या है? वैध दावा, वैध हकदारी, जिससे आप सम्मानपूर्ण, गरिमापूर्ण, बेहतरीन जीवन जी सकते हो। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। अब जल्द ही हम कल अगली वीडियो में मिलते हैं, और वो भी आपकी इसी बुक यानी पॉलिटिकल थ्योरी 11th की होगी और पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हम छठे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, सिटीजनशिप को यानी नागरिकता को। और इसमें हम जानेंगे कि भाई नागरिकता आखिर है क्या, नागरिकता और राष्ट्र का संबंध क्या है, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और समानता को हम समझने का प्रयास करेंगे। हम समझेंगे कि सार्वभौमिक नागरिकता और वैश्विक नागरिकता है क्या, और ये किस तरीके से काम करती है। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो सिटीजनशिप वाली देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखें, अगर कोई सुझाव है तो सुझाव भी ज़रूर दें। मैं सरफराज खान, ब्रेन स्पार्क ह्यूमैनिटीज़ में आपके साथ। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।